ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और आज का जो हमारा विषयांक है वे गद्य 15 और जिसका नाम है दाज्यू। तो हमने अगले वीडियो में छात्रों थोड़ी बहुत बातें की थी जिसमें दो पात्र आते हैं। कौन से हैं? मदन एवं जगदीश बाबू। थोड़ी बहुत बातें मैं अगले लेक्चर के बारे में बताती हूँ। तो अगले लेक्चर में हमने देखा था कि मदन है वे कैफे में काम करने वाला लड़का है। वे वहां पे कुछ काम कर रहा है। तब क्या होता है, जगदीश बाबू नामक एक आदमी है, वे कैफे में जाते हैं तो वहां उसके सब लोगों के होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है और वे अपने अतीत यानी कि अपने भूतकाल में खो जाते हैं, याद करते हैं अपना गांव, शहर, उसके जो दोस्त होते हैं सभी लोगों को याद करने लगते हैं। इतने में ही एक मदन नामक लड़का है, उसे कहता है चाय साहब। तो ऐसा शब्द सुनकर जगदीश बाबू को कुछ अपना सा लगता है, कुछ इस आवाज में कुछ नया उसको लगाव सा होने लगता है। इसीलिए जगदीश बाबू है वे इस लड़के को उसका नाम पूछते हैं। तब उसे पता चलता है कि उसका नाम मदन है। वे लड़का पहाड़ का रहने वाला है। तब वे भी पूछते हैं कि पहाड़ का कौन सा गांव? पहाड़ तो कितने सारे हैं। तब वे लड़का उसे बोलता है कि जो अल्मोड़ा पहाड़ है वहां से 15-20 मील दूर डोटियालगुड़ नामक एक छोटा सा गांव है, वहां का वे रहने वाला है। तब जगदीश बाबू से मदन को पता चलता है कि जगदीश बाबू भी उसी के निकटवर्ती गांव के ही रहने वाले हैं। इसीलिए जगदीश बाबू की बात सुनकर मदन है वे खुशी से वे बहुत ही खुश होता है और मानो ऐसा लगता है कि उसके हाथ में पकड़ी हुई ट्रे अभी गिर पड़ेगी। तो यहाँ तक हमने देखा था। आज हमें देखने हैं इस पॉइंट के आधार पर हमें चलना है। सबसे पहला पॉइंट है प्रेस्टीज पर आघात। तो प्रेस्टीज का अर्थ क्या होता है? इससे पहले मदन और जगदीश बाबू के बीच में कौन सी बात होती है, अपनापन किस प्रकार का दिखाई देता है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत का फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? यहाँ पे मदन के बारे में बात कर रही हूँ। मदन ने क्या सुना कि जगदीश बाबू है वे उसी के निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं। इसीलिए वे कुछ यादों में खो जाता है और वे याद करने लगता है क्या? अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा। सबसे पहले यह शब्द आपको याद रखना है, ईजा। ईजा का अर्थ होता है माँ, बाबा, दीदी, भूली यानी कि छोटी बहन, दाजू, दाजू यानी कि बड़ा भाई। तो यहाँ पे ईजा शब्द का क्या अर्थ होता है? माँ। दाजू का अर्थ बड़ा भाई। जो आज का हमारा जो गद्य है उसका नाम भी वही है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भोली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई है वे दूर हो गई है। टेबल पर बैठते हुए मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू आज तो बहुत ठंड है। अब मदन को जगदीश बाबू में क्या दिखाई देने लगता है? दाजू। दाजू का अर्थ होता है बड़ा भाई। यानी कि मदन है वे जगदीश बाबू को क्या कहकर बुलाता है? दाजू कहकर बुलाता है। दोनों के बीच जो अपनत्व की खाई हो गई है, अब दोनों का अजनबीपन है वे दूर हो गया है, क्योंकि मदन को जगदीश बाबू में कौन दिखाई देता है? वे उसको अपना बड़ा भाई समझने लगता है। अब मदन जगदीश बाबू से कहते हैं, दाजू क्या यहाँ भी शिव पड़ेगा? शिव यानी कि हिम। दाजू आपने
आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया, तभी किसी और से वोय की आवाज, उस आवाज की प्रतिध्वनि की पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता था। अब क्या होता था, दोनों में अपनत्व बहुत ही जाग उठा था। इसीलिए जब भी जगदीश बाबू कैफे पे आते थे, मदन उससे बोलता था, दाजू आज क्या बहुत हिम पड़ने वाला है, आपने तो कल बहुत ही थोड़ा खाना खाया था। ऐसा उसके साथ बातें करने लगता है। तभी किसी की आवाज आती है बॉय, यानी कि मदन को क्या बोलता है, लड़का। तब मदन उसकी आवाज सुनते ही वहां पे पहुंच जाता है। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते पड़ती और मटन जगदीश बाबू से आतुरता से बहुत दिनों से पूछता है, दाजू कोई चीज लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी पानी जाओ। मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। जब मदन किसी के लिए चीज लेकर जाता है, तो जब वे जगदीश बाबू के पास से गुजरता है तो वे भी उससे कुछ पूछता जाता है, कुछ चाहिए दाजू, क्या मैं ऐसा लेकर आऊं। ऐसी बातें दोनों के बीच इतना लगाव हो जाता है कि दोनों का यानी कि जगदीश बाबू का जो एकाकीपन यानी कि जो अकेलापन है वे दूर हो जाता है। उन्हें अब चौक के कैफे ही नहीं, सारा शहर अपने के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगता है। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। अब क्या होता है, पहले उसको अकेलापन लगता था। जब मदन के साथ उसकी मुलाकात हुई तो उसके साथ बातचीत करने के बाद दाजू, मदन है उसे दाजू समझता है, यानी कि अपना बड़ा भाई मानता है। लेकिन अब जगदीश बाबू भी रंग में रंग चुके हैं, उसे कुछ भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। ऐसे में जगदीश बाबू को ज्यादातर दाजू दाजू सुनना अच्छा नहीं लगता है। और अब क्या होता है, मदन था दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता, और क्या हुआ, मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू ऐसा ही बोलने लगता था। जगदीश बाबू को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि मदन उसे दाजू कहकर बुलाए, लेकिन मदन दूसरी टेबल की ओर था तो वे भी वहां से भी बोलता था, दाजू मैं यह लाऊं, ऐसा बोलने लगता था। मदन इधर आओ, आया दाजू। अब जगदीश बाबू को दाजू कहलाना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मदन को अपने पास बुलाया और मदन ने भी बहुत ही नम्रता से उसे कहा, आया दाजू। अब इस प्रकार आगे मदन के साथ कौन सी बातचीत करते हैं ये हमें आगे देखना है। अब जगदीश बाबू ने मदन को अपने पास बुलाया और बोला, दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी की तेज धार से आगे न टिक सकी। क्या होता है, जब पहली बार मदन से मुलाकात होती है तब उसका एकाकीपन दूर होता है, लेकिन ज्यादातर मदन क्या बोलता है, दाजू दाजू शब्द बोलता है, जिसके कारण जगदीश बाबू को वे शब्द अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए क्या बोले, उसने क्या कहा कि दाजू चाय लाओ। चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है भी तुम्हें या नहीं। एक शब्द यहाँ पे आता है प्रेस्टीज पर आघात। पहले कैसा लगता था, जब दाजू दाजू मदन बोलता था तब जगदीश बाबू को अच्छा लगता था, लेकिन बार बार मदन दाजू दाजू कहकर बुलाता है तब जगदीश बाबू को ये शब्द अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वे मदन को अपने पास बुलाते हैं और वे उसे कह देते हैं, क्या दिन रात तुम दाजू दाजू चिल्लाते रहते हो, क्या तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है भी या नहीं। प्रेस्टीज का अर्थ होता है इज्जत एवं प्रतिष्ठा। क्या तुम्हें कुछ ख्याल ही नहीं है मेरी प्रतिष्ठा का, सारा दिन और रात मुझे दाजू दाजू कहकर बुलाए रहते हो। ऐसी बात जगदीश बाबू के मुंह से सुनकर किसको आघात लगता है, मदन को आघात लगता है। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान न रहा।
एक मदन छोटा सा बच्चा पहाड़ का रहने वाला, क्या उसे पता चलेगा कि प्रेस्टीज का अर्थ क्या होता है? इसके बारे में भी जगदीश बाबू ने नहीं सोचा और क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने मदन को कुछ कहा सुना कह दिया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर्द के कोठरी में सिरकियां भर भर रोता रहा। क्या हुआ? जब जगदीश बाबू ने उसे अपनात्व दिया, अब मदन भी उसके साथ अच्छा घुल मिल गया था, लेकिन अचानक ही जगदीश बाबू उसे मना कर देते हैं कि तुम दिन रात मुझे दाजू दाजू कहकर मत बुलाया करो। तब मदन को इस बात की गहरी चोट लगी और उन्होंने क्या किया, मैनेजर के पास गया और उसे उन्होंने बोल दिया कि मेरे सिर में दर्द है, इसीलिए मुझे यहाँ काम आज के दिन मुझे यहाँ काम नहीं करना है। इसीलिए वे घुटनों के बल अपना सिर टेक कर वे वहाँ पे रोने लगता है। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा था। एक छोटा सा बच्चा कभी ऐसा होता है कुछ समय से पहले कि जगदीश बाबू उसे अपना कहकर बुलाते हैं, उसके साथ हर रोज बातें करते हैं, लेकिन क्या होता है अचानक ही वे उसे डांट देते हैं और दाजू बुलाने से मना कर देते हैं। तो यह छोटा सा बच्चा अपने माँ पापा से दूर यहाँ पे आकर कैफे में काम कर रहा होता है, तो उससे जगदीश बाबू के बात की गहरी चोट लगती है। वे बहुत ही दुखी हो जाता है और वे अपने गांव, अपने घर, अपने पहाड़ी जीवन को याद करके रो रहा होता है। अब मदन है वे बहुत ही दुखी हो जाता है। जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, ईजा यानी कि माँ की गोद से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया। उसे सभी अपनत्व किसमें नजर आता था? जगदीश बाबू में। लेकिन जगदीश बाबू ने उसको डांटा तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसको ईजा की यानी कि माँ की गोद में से, पापा की बाहों में से और दीदी के आंचल की छाया में से उसे किसी ने निकाल लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं होती। रो लेने पर अंतर की धुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। क्या होता है, समय समय बलवान है। कभी कभी ऐसा होता है रो लेने से हमारा मन का जो भाव होता है वे हल्का हो जाता है और हम जो वे उस वेदना में जो भी निश्चय कर लेते हैं वे भावुक क्षणों में अत्यंत विवेकपूर्ण हमारा निश्चय होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे मदन ने किया। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। एक नया पात्र यहाँ पे आता है हेमंत। हेमंत है वे कौन है? जगदीश बाबू के सहपाठी। मदन पहले की तरह कार्य में जुट जाता है, लेकिन अचानक क्या होता है, जगदीश बाबू जब कैफे में जाते हैं तो वहां उसकी मुलाकात किससे होती है? हेमंत से होती है। हेमंत है वे जगदीश बाबू का सहपाठी है, यानी कि साथ में अभ्यास करने वाला। तो वे उसका सहपाठी है, यानी कि बचपन का। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे में मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे यह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। पहले क्या होता था, जब दूसरे टेबल में होता था तब भी मदन बोलता था, दाजू आज तो हिम पड़ने वाला है, आज ठंड बहुत है, क्या आपने तो कल बहुत ही कम खाना खाया था,
लेकिन आज मदन कुछ भी नहीं बोल रहा है। पहले की तरह जैसे कार्य करता था उसी प्रकार कर रहा है, मानो कि वह जगदीश बाबू को जानता तक नहीं हो। तो उसको इशारे से जगदीश बाबू ने अपने पास बुलाया, परंतु उसको ऐसा महसूस ही हो गया जगदीश बाबू को कि मदन आज कुछ वहां उससे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। पहली बार बुलाया लेकिन मदन उसकी बात का नजरअंदाज शायद कर रहा हो, लेकिन जब दूसरी बार जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया तो वे उसके पास चला आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाओ दाजियो कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजियो कहने की उपेक्षा लाया साहब कहकर चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। कैसी परिस्थिति निर्माण यहाँ पे हो गई है छात्रों कि पहले जो लड़का दाजियो दाजियो कहकर थकता नहीं था, आज जगदीश बाबू के क्रोध करने की वजह से उस लड़के के दिल में गहरी चोट लगी, जिसके कारण वे लड़का बहुत ही दुखी हो गया और उन्होंने सोच लिया मदन ने कि आज से मैं जगदीश बाबू को दाजियो कहूँगा नहीं। जब दूसरी बार जगदीश बाबू उसके सहपाठी हेमंत के साथ इस कैफे में जाते हैं तब मदन उसे दाजियो कहकर नहीं बुलाता है और जगदीश बाबू को भी नहीं पूछता क्या लाओ दाजियो, लेकिन पहले तो ऐसा बोलता था ना क्या लाओ दाजियो, क्या कुछ चाहिए दाजियो, लेकिन आज वे कुछ भी नहीं बोला। सारी बातें जगदीश बाबू ने ही उसे बताई। क्या हुआ अब आगे कि जब जगदीश बाबू ने उसे बताया कि 2 चाय 2 आमलेट ये सारी बातें बता दी, लेकिन उन्होंने ऐसा लगता है कि मानो दोनों अपरिचित हो, शायद पहाड़िया है। हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। अब हेमंत ने जगदीश बाबू से पूछा यह लड़का शायद पहाड़ का रहने वाला है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। जगदीश बाबू ने क्या, जब हेमंत ने पूछा कि शायद ये जो लड़का है ये पहाड़िया है, जगदीश बाबू ने उत्तर के तौर पे उन्होंने ऐसा बताया हाँ, और उन्होंने जो बात करने का जो विषय है जो टॉपिक है वे ही बदल डाला ताकि हेमंत उस लड़के के बारे में ज्यादातर बात न कर सके। अब हेमंत और जगदीश बाबू दोनों बात कर रहे थे तब उसके दौरान क्या होता है, मदन चाय लेकर आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा। जब मदन चाय लेकर उस दोनों के पास आता है, उन दोनों के पास, तब क्या हुआ, हेमंत ने आसान के तौर पे कहा क्या नाम है तुम्हारा लड़के? कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी ही रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजियो आपने तो कल थोड़ा ही खाया था, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंख उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा कि जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फट पड़ेगा। कैसी परिस्थिति आ जाती है। हेमंत ने उस मदन को पूछा क्या नाम है लड़का तुम्हारा? अब मदन के सामने जगदीश बाबू की सारी बातें उसके सामने आती है। ऐसा लगता है उसी प्रकार जिस प्रकार आज हेमंत ने पूछा उसी प्रकार जगदीश बाबू ने भी पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला हो। फिर दाजियो कहना पसंद आया और बाद में जब दाजियो दाजियो बुलाता रहा तो एक दिन जगदीश बाबू ने उसे कह दिया तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का ख्याल ही नहीं है। ऐसी सारी बातें मदन के मन मस्तिष्क में छाने लगी और मदन है वे ऐसा की वैसा खड़ा रहा। जगदीश बाबू ने जब उसकी ओर देखा तो मानो उसे ऐसा लगा कि जिस प्रकार वे अभी ज्वालामुखी सा फट जाएगा, ऐसा क्रोध मदन में नजर आने लगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया क्या नाम है तुम्हारा?
हेमंत ने फिर आग्रह किया इस मदन को कि तुम्हारा नाम क्या है? बॉय कहते हैं साहब मुझे। और मदन ने क्या कहा? बॉय कहते हैं मुझे सभी लोग। बॉय यानी कि लड़का। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर भी अधिक सुंदर हो गया था। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि मेरा नाम मदन है, मैं अल्मोड़ा पहाड़ से डोटियालगो नामक गांव में के रहने वाला हूँ, मेरा नाम मदन है। ऐसी कोई भी बात मदन ने जगदीश बाबू से जो की थी वे उन्होंने हेमंत को नहीं बताई। और वे क्या बोला, हमारा लास्ट का पॉइंट है, बॉय कहते हैं साहब मुझे। ऐसा उत्तर देकर मदन वहां से चला जाता है। तो छात्र यहाँ पे हमारा जो गद्य है, हमारी जो कहानी है दाज्यू, वे यहाँ पे खत्म होती है। तो इसमें क्या आता है, पहले उसको अच्छा लगता है दाज्यू बुलाने से, जगदीश बाबू का जो अपनापन उसके प्रति बढ़ता है। लेकिन अचानक ही एक दिन जगदीश बाबू उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी की प्रेस्टीज का ख्याल है? लेकिन समझ में आए तो मदन एक छोटा सा लड़का है, उसको कोई अपना मिलता है, ऐसे आवेश में आकर वे उसके साथ घुल मिल जाता है। लेकिन जगदीश बाबू को ये पसंद नहीं आता है। ये बहुत ही अच्छी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इसी वीडियो में इसका होमवर्क भी दिया गया है। छात्र यहाँ पे मैंने होमवर्क लिखा है, जगदीश बाबू ने मदन को दाज्यू कहने पर क्यों डांटा? और दूसरा प्रश्न है, दाज्यू कहानी में बालमन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। ये दोनों प्रश्न आपको होमवर्क में एक बार लिखना है और उसका उत्तर है आपको 5 या 6 वाक्य में देना है।